जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हम लोगों के YouTube चैनल पॉलीटेक्निक मंत्रा में। तो आज हम लोग आपको कुछ फिजिक्स के क्या कहते हैं चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिसमें इस चैप्टर का नाम है ध्रुवस्थितिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। मैं इसमें आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम को जरूर से जरूर क्लियर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, तो पूरा वीडियो देखने का प्रयत्न भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहली हेडिंग आती है द्रवदाब। द्रवदाब क्या होता है? द्रवदाब होता है जब आप किसी द्रव को बर्तन पर डालते हैं तो वो द्रव बर्तन की सतह पर एक दाब आरोपित करता है। उससे क्या होता है, जो दाब वो आरोपित करता है द्रव, उसी को हम लोग द्रव दाब कहते हैं। ये निर्भर किस पर करता है ये भी देखिए। ये निर्भर करता है P बराबर HdG, ये फार्मूला होता है P बराबर HdG। इस पर निर्भर करता है ऊंचाई पर, द्रव की जो ऊंचाई होती है या बर्तन की ऊंचाई बोल लीजिए आप लोग। घनत्व D घनत्व होता है। कोई लोग इसको रो से लिखते हैं, कुछ लोग इसको D से लिखते हैं। तो D घनत्व होता है, ये द्रव का घनत्व होता है। G गुरुत्वाकर्षण होता है या गुरुत्वीकरण होता है। इसका जो मात्रक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में हर वर्ष पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मात्रक होते हैं, इसके कई मात्रक होते हैं और ये कई एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब देखिए, पहला होता है पास्कल, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका जो मात्रक होता है एक पास्कल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है वायुमंडलीय दाब ATM, ठीक। और एक ये होता है बार, ये बार। एक होता है टॉर, ठीक। अब मैं आपको इनके बताता हूँ निर्भर किस प्रकार होता है। तो जो 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो 1 ATM, ये वायुमंडलीय दाब, इसको ATM लिखते हैं। 1 ATM बराबर होता है 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी ये जो इस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। और इसके बराबर होता है 1 बार। 1 ATM बराबर 1 बार बोल सकते हैं, या 1 बार बराबर 1 न्यूटन पर 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। और एक टॉर जो होता है, टॉर जो होता है वो एक mmHg होता है। ये भी एक मात्रक होता है दाब का ही। अब आ जाइए आप आकर्मणित सिद्धांत पर। देखिए, मैं आपको इसकी केवल थ्योरी बता रहा हूँ, जैसे इसकी थ्योरी बताई वैसे इसकी, क्योंकि पेपर में थ्योरी पूछी जाती नहीं जाती है, केवल आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसके फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह, इसलिए मैंने फार्मूले लिखे हैं। थ्योरी लिखता आप लोगों के लिए लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने केवल फार्मूले लिखे हैं। थ्योरी में आपको केवल समझा रहा हूँ। तो इसमें फार्मूला एक होता है, हाँ मैं इसकी थ्योरी बता दूं। आकर्मणित सिद्धांत होता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव पर आप डालेंगे, मतलब किसी द्रव पर डुबोएंगे, तो वो आंशिक रूप से डुबोए या पूर्ण रूप से डुबोए, तो वो जब डुबोई जाएगी तो वो अपने भार के बराबर, जितना डूबी है उसके भार के बराबर वो द्रव को हटा देती है, ठीक है। तो जितना भी द्रव वो हटाएगी तो वो हटाए गए द्रव के बराबर ही उस वस्तु का डूबा हुआ भाग होगा। ये होता है आकर्मणित सिद्धांत। देखिए लिखा भी है, वस्तु के भार में जो कमी होगी, देखिए मैंने कहा था वस्तु के भार में जितनी भी कमी होती है, जब किसी वस्तु को आप डुबाएंगे तो उससे जो द्रव हटेगा, पहले तो उसके भार में भी कमी होगी, चाहे आंशिक रूप से डुबाएं चाहे पूर्ण रूप से डुबाएं, उसके भार में कमी होगी। और जब भार में कमी होती है, वो कितनी कमी होती है, वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ये देखिए, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर कमी होती है। और ये जो होता है ये उपप्लावन बल, ये उपप्लावन बल भी बहुत कारगर होता है इसके लिए। उपप्लावन बल आप देखते होंगे, जब आप नदी पर जब भी कूदेंगे तो वो आपको एक ऊपर की ओर मतलब कि उछालेगा, उछाल बल जिसको बोलते हैं, उपप्लावन बल, ठीक है। और ये VdG, ये वस्तु के भार में जो कमी होगी, इसका एक फार्मूला होगा, ये VdG क्या होता है? जो वस्तु का डूबा हुआ आयतन होता है। मैंने कहा था जितना आंशिक रूप से डूबे या पूर्ण रूप से, तो ये वस्तु का डूबा हुआ आयतन होगा। D क्या होता है? मैंने कहा था D लिखिए या रो लिखिए, ये द्रव का घनत्व होता है। हर जगह आपको द्रव का ही घनत्व लेना है, ये द्रव का घनत्व होता है। G होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। ये होता है आकर्मणित सिद्धांत। इससे आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आगे, दूसरा पार्ट जो आपको मिलेगा। और ये देखिए मैंने इसमें स्टार लगा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे पेपर में पूछा जा सकता है आपके लिए।
दो द्रव हैं जिनके घनत्व d1 व d2 हैं। दो द्रव हैं जिनके घनत्व d1 व d2 हैं। तो जब इन्हें समान आयतन में मिलाएं, जब समान आयतन में मिलाएंगे तो द्रव का घनत्व क्या बनेगा जाकर, जब किसी द्रव के घनत्व d1 व d2 हो, जब इन्हें समान आयतन में आप मिलाएंगे तो इस द्रव का घनत्व बनेगा d1 + d2/2। ठीक है, जब समान आयतन में। अब समान द्रव्यमान में अगर आप मिला दें, अगर आप समान द्रव्यमान में जब मिला देंगे तो द्रव का घनत्व क्या बनेगा, तो द्रव का घनत्व बनेगा 2d1d2/d1 + d2। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है, इसलिए मैंने लिख दिया था ताकि आप लोग समझ सकें। तो और जो अगला पार्ट मिलेगा उसमें आप इसके न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको। अब आइए अगली हेडिंग, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों, वस्तु का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। वस्तु का घनत्व, आप किसी वस्तु को जब द्रव में डुबाएंगे तो उसमें वस्तु का घनत्व होगा ही होगा, कुछ पानी का भी घनत्व होता है। तो उन्हीं दोनों का जब आप अनुपात निकाल देंगे तो अपेक्षिक घनत्व निकल आता है। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एक तरह से मान लीजिए इसको। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है इंपॉर्टेंट, पर रखिएगा आप इंपॉर्टेंट के उसमें। ये देखिए, इससे ज्यादातर आपको पूछा जाएगा। ये तो एक काम चला होता है, पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ऑलरेडी रिलेटिव डेंसिटी होता है, अपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं। वस्तु का हवा में भार, आप किसी वस्तु को हवा में रखेंगे, जब उसे जल में डुबो देंगे, ठीक है, आप वस्तु को हवा में जब रखेंगे तो उसमें जो इसका भार होगा, और फिर जब जल में आप डुबो देंगे तो जो जल में भार में जो कमी होगी, जल के अंदर जो वस्तु के भार में कमी होगी, उन दोनों का आप अनुपात निकालेंगे तो वो होता है अपेक्षिक घनत्व। इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो ये है आपका अपेक्षिक घनत्व। अब आते हैं अगले क्या कहते हैं हेडिंग। तो अगली हेडिंग है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या होता है, कम दाब लगाकर अधिक बल उत्पन्न करना। मतलब कि इसमें कम दाब लगाएंगे आप तो अधिक बल उत्पन्न होता है। इसके कुछ एग्जांपल भी हैं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिक ब्रेक और दूसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके बहुत से एग्जांपल होते हैं पर पॉपुलर एग्जांपल यही है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए थोड़ा मैंने कम ही बताया है। पर आप लोग को जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि पास्कल का नियम भी होता है, अगर पेपर में आ जाए तो आप बता दें। और इसमें देखिए स्टार लगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बर्फ का घनत्व क्या होता है। देखिए पहली चीज तो बर्फ का घनत्व पूछा जा सकता है। बर्फ का घनत्व होता है 0.92 यानी 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और फिर इसमें पानी का घनत्व सब लोग को मालूम होता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये पानी का घनत्व होता है, ये बर्फ का घनत्व होता है। अब आ जाइए समुद्री जल का घनत्व। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मैंने कहा था ट्रिक है, सब याद करना पड़ेगा। समुद्री जल का घनत्व होता है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा घनत्व है समुद्री जल का, फिर उसके बाद है पानी का और सबसे कम है बर्फ का। अगर आप बर्फ को पानी पर डुबो देंगे तो उसका कितना भाग बाहर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो जब आप बर्फ को पानी पर डुबो देंगे तो उसका 1/12 भाग बाहर रहेगा। ठीक है, 1/12 भाग। और जब आप समुद्री जल पर आप बर्फ को डुबोएंगे तो उसका 1/9 भाग बाहर रहेगा। ठीक है, 1/9 भाग। और एक चीज बता दूं, अगर आप नदी और समुद्री जल इन दोनों पर कूदेंगे या तैरना चाहेंगे तो समुद्री जल पर आप आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है इस वजह से। तैरने का नियम देखिए, तैरने का नियम क्या होता है, मैंने बताया था कि किस तरह से तैरा जाता है। देखिए, अगर वस्तु का घनत्व d है और वस्तु का भार w है, ठीक है, वस्तु का घनत्व d है और जो वस्तु का भार है, मान चलिए आपका घनत्व d है और आपका जो भार है वो w है, और जो पानी जिस पर आप कूद रहे हैं उसका घनत्व d डैश है। ठीक है, उसका घनत्व d डैश है, और जो पानी आपसे हटाया जाएगा, आप जिस पानी को हटाएंगे तो ये हटे हुए पानी का जो भार होगा ये w डैश होगा। ठीक है, ये w डैश होगा। तो आप आ जाइए इधर, देखो पहला पॉइंट है w का मान w डैश से ज्यादा है। w का मान w डैश से अगर ज्यादा हो या d का मान d डैश से ज्यादा हो, मतलब कि मेरे कहने का ये है कि अगर वस्तु का भार हटाए हुए पानी के भार से अधिक होगा तो वस्तु कहां पर रुकेगी, यानी कि आप कहां पर, जो पानी की तली होगी उस पर आप रहेंगे, पानी की तली पर रहेंगे आप। ठीक है, और अगर आपका भार बराबर हो जाए, यानी कि जो वस्तु पानी का भार, आप पानी को हटाएंगे और जितना आपका भार है उतना ही अगर आपने पानी को हटा दिया तो आप सीधे कहां पर, तली पर पहुंच जाएंगे, जो नीचे बिल्कुल पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। ठीक है,
और ये जो होती है ये कंडीशन है कि अगर आपका जो भार है और जो हटाए हुए पानी का भार है, हटाए हुए पानी के भार से आपका भार अगर कम हुआ तो आप कहां पर आंशिक रूप से डूबे रहेंगे, मतलब कि आधा शरीर आपका बाहर आधा शरीर पानी के अंदर रहेगा। मेरे ये कहने मतलब ये देखिए फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वस्तु का डूबा आयतन, आपका डूबा हुआ आयतन बटे में कुल आयतन, वस्तु का घनत्व बटे में द्रव का घनत्व, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। वस्तु का डूबा हुआ आयतन और बटे में कुल आयतन बराबर में वस्तु का घनत्व बटे में द्रव का घनत्व। यहाँ पर अगर आप द्रव का घनत्व अगर पानी का ले लेंगे तो यहाँ पानी का घनत्व आपको मालूम है 1 होता है, यहाँ पर आप 1 रख देंगे। और कुल आयतन अधिकतर 1 ही माना जाता है किसी भी वस्तु का, तो इसमें फार्मूला एक ये भी बन सकता है, जो वस्तु का डूबा हुआ आयतन होता है वो वस्तु के घनत्व के बराबर भी होता है। तो ये तो मेरा आज का चैप्टर ध्रुव स्थितिकी, इसका जो आपको न्यूमेरिकल सेकेंड पार्ट में मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।